जो हिडन है, जो हमें नहीं पता है, वो बैंक हमें लोन दे रहा होता है, वो बैंक हमें क्रेडिट कार्ड दे रहा होता है, और जनरली तौर पर हमें लगता है कि वो पेटीएम वाला दे रहा होगा। ऐसा नहीं है। आप कोई भी क्रेडिट कार्ड उठाइए पेटीएम का या कोई भी पेमेंट बैंक का या उसका लोन दिखेगा तो उसमें वो बात वहां मेंशन होगी। अच्छा, 100 करोड़ रुपए वाली बात ये कि 100 करोड़ कैपिटल उस कंपनी के पास होनी चाहिए जनरली तौर पर जो पेमेंट बैंक का लाइसेंस लेता है। यूपीआई से एक दिन में कितना पेमेंट कर सकते हैं भाई, इसकी लिमिट नहीं। यूपीआई से 2 लाख रुपए तक एक बार में भेजे जा सकते हैं, एक बार में 2 लाख रुपए तक भेजे जा सकते हैं। पेटीएम से बिल्कुल बात सही है। एसएफएमजी, ये देखना पड़ेगा मुझे एसएफएमजी क्या है, या अगर इसकी फुल फॉर्म पता हो तो मुझे बता दीजिएगा। फुलरटन इंडिया क्रेडिट कार्ड कंपनी से। अच्छा, पेटीएम ने इसे टाइप किया होगा तो हो सकता है कोई कंपनी का नाम होगा, याद रखना है। आरडी में मिनिमम डिपॉजिट मतलब एक महीने की जो आरडी बनेगी वो मिनिमम 500 रुपए होंगे। अब जैसे किसी की पुरानी चल रही है, पहले क्या होता था, पोस्ट ऑफिस में 10 रुपए से और बैंक में 100 रुपए से शुरू होती थी आज से कुछ साल पहले तक। अब मान लीजिए किसी ने आज से 8 साल पहले शुरू करी थी 100 रुपए महीने वाली, तो उसकी तो चलती रहेगी 100 रुपए महीने की, लेकिन अब कोई स्टार्ट अगर करता है तो मिनिमम 500 रुपए महीना करना होगा। तो आरडी 100 या 200 रुपए पर मंथ की अब नहीं होगी, जो पुरानी है वो चलती रहेगी। चल से बीकॉम से अब काफी सारा हो जाएगा भाई, मोस्टली हो जाएगा भाई, हेल्प कर सकता है बिल्कुल। देखो कॉम्पिटेटिव एकेडमिक में हेल्प कर सकता है लेकिन पूरा नहीं कर सकता। आज की क्लास क्या होगी सर मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आज की क्लास में आपको कम से कम 2 से 3 क्लास लगेगी इसके अंदर। बिल्कुल शांत मन से एक बार बिल्कुल शांत हो जाइए, दिमाग से सारी बातें निकाल दीजिए। डाउट कोई भी है मन में तो उसको हम पूछेंगे क्लास के बाद, क्योंकि जो मैं पढ़ाने वाला हूं ना बड़ा टेक्निकल है सर, ये इतना टेक्निकल पढ़ाने वाला हूं, और वो टेक्निकलिटी इसलिए है यहाँ पर क्योंकि शेयर बाजार है सर हमारा। चलिए एसआईपी का कुछ सिप का मैं पढ़ाने वाला हूं, बस एसआईपी पढ़ाने वाला हूं, इसी को शेयर बाजार कहते हैं, इसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। बिल्कुल फिक्स कर देंगे भाई इसको। चलिए देखते हैं, फिलहाल आज की बात कर लेते हैं जल्दी से, और एक बार सब लोग यस कमेंट कर दें। सब कुछ दिमाग से निकालकर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर विश्वेश्वरैया विष्णु गुप्ता, विष्णु गुप्ता नहीं है भाई, विष्णु गुप्ता नहीं है, विश्वेश्वरैया भी नहीं है भाई। विष्णु गुप्ता का अलग नाम है, विश्वेश्वरैया अलग है। मैंने फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी बोला है, इंडियन इकोनॉमी नहीं बोला मेरे भाई, याद रखो। इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई है उसके विश्वेश्वरैया हैं, और इंडियन इकोनॉमी के जो फादर हैं वो विष्णु गुप्ता, उन्हीं को कौटिल्य या चाणक्य भी कहते हैं। कंटेंट भूल जाएंगे पढ़ने के बाद, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं शांत मन से सुनिए मेरी बात को। देखो आज की जो मैं बात करने वाला हूं, बहुत ध्यान सुनना, ये बात शेयर बाजार की होगी। बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत टेक्निकल भी है, ऑब्वियस है सर, इंटरेस्टिंग के साथ साथ टेक्निकल भी है। अमूमन यहाँ जो भी टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में होती है, लेकिन उसका मतलब समझना आपकी जिम्मेदारी है। चाहे आप इंग्लिश में समझो, हिंदी में समझो, आपको दोनों भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में उसका मतलब पता होना जरूरी है। शेयर बाजार में अमूमन देखते हो कि सर लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं और शेयर बाजार में वो प्रॉफिट कमाते हैं। जनरली तौर पर शेयर बाजार में जो लोग पैसा लगाते हैं उनको या तो प्रॉफिट मिलता है या उनको इंटरेस्ट मिलता है, या कुछ कंडीशन में उनको डिस्काउंट भी मिलता है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को सर, या तो प्रॉफिट मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है या फिर उन्हें डिस्काउंट मिलता है। तीनों में से कुछ भी करे, तीनों में से कुछ भी मिले, याद रखना। आपको पता है सर कि तीनों में से कुछ भी मिले, एक तरह से आप कहोगे सर ग्राहक का यानी उस शेयर होल्डर का, इन्वेस्टर का तो फायदा होना चाहिए, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। लेकिन फर्क ये है कि जब हम किसी चीज पे कहते हैं प्रॉफिट मिलेगा तो वो इन्वेस्टमेंट अलग माना जाता है, इंटरेस्ट मिलेगा तो अलग है, डिस्काउंट मिलेगा तो अलग है। आप लोगों ने एक सीरियल देखा होगा जो सोनी पर आता है जिसका नाम है शार्क टैंक। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपसे कहूंगा या 5 मिनट के लिए यूट्यूब पर जाइएगा क्लास के बाद, और 5 मिनट के लिए इस शार्क टैंक वाले को जरूर देखिएगा। इससे आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी क्या होता है सर शार्क टैंक में। तो इसमें बहुत सारी कंपनियों के इन्वेस्टर होते हैं, पैसा लगाने वाले। एक व्यक्ति आता है, वो कंपनी की इंफॉर्मेशन बताता है, कंपनी से रिलेटेड जानकारी देता है इसमें, और कंपनी के जो शार्क हैं, इन्वेस्टर हैं, शार्क का मतलब ये कहते हैं कि हम आपसे 5% इक्विटी के बदले, 5% इक्विटी के लिए 10 लाख रुपए देंगे। ध्यान से सुना, हम 10 लाख रुपए देंगे, बदले में हमें क्या चाहिए, 5% इक्विटी चाहिए। या वो ऐसा बोलते हैं सर हमें 12% डेट पर, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे 12% के डेट पर। अब जनरली तौर पर जब शेयर बाजार हम पढ़ेंगे सर, इन दोनों शब्दों को समझो कि जब आप कहते हो यहाँ पर कि 10 लाख, आइडियाज पिच करना बिल्कुल आपने टेक्निकल वैल्यू किया है, तो 10 लाख 5% इक्विटी के बदले मिलेगा, या फिर आप कहोगे सर 10 लाख 12% के डेट पर मिलेगा। इक्विटी को एक्चुअली हम लोग शेयर कहते हैं, इक्विटी को ही हम लोग शेयर कहते हैं, और डेट को हम लोग जनरली तौर पर डिबेंचर कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डेट कहते हैं, डिबेंचर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई कंपनी के अंदर 10 लाख रुपए लगाएगा तो कंपनी उसको 5% इक्विटी, यानी कहने का अर्थ है 5% शेयर देगी, यानी कंपनी में 5% का मालिक बनाएगी। जो 10 लाख रुपए देगा कंपनी में वो कितने परसेंट का मालिक हो जाएगा, 5% का मालिक हो जाएगा। सुना, अब मालिक का मतलब है सर कि अगर फायदा होगा तो 5% का प्रॉफिट मिलेगा, अगर लॉस होगा तो 5% का लॉस भी लेना पड़ेगा। कंपनी की जो वैल्यू होगी उसमें 5% का वो ऑनर हो गया, मालिक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये उसे 5% मिलेगा, लेकिन ये पता नहीं कितना होगा सर। अगर मान लो कम कमाया तो 5% कम बनेगा, ज्यादा कमाया तो 5% भी ज्यादा हो जाएगा अपने आप। लेकिन दूसरी कंडीशन ये कि 10 लाख रुपए देगा 12% के डेट पर, मतलब वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा और बदले में तुम मुझे 1 साल का 12% का ब्याज देना। जब वो इसको 10 लाख देगा, वो बदले में उसको साल का ब्याज देगा 12% का, 12% यानी 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए, 12% मतलब 10 लाख का 1,20,000 रुपए का ब्याज होगा। अच्छा, ब्याज क्या कहता है सर, कंपनी को चाहे फायदा कितना भी हो उसको उसका 1,20,000 का ब्याज मिलेगा साल का। कंपनी को अगर कम होगा तो तभी 1,20,000 मिलेगा, अगर कंपनी को लॉस हो जाएगा तो कंपनी उधार लेकर, बाहर से उधार लेकर इसको 1,20,000 देगी। तो मुझे बताओ ब्याज में और प्रॉफिट में क्या फर्क हुआ। प्रॉफिट सिर्फ प्रॉफिट में मिलता है, ब्याज प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों में मिलता है। ये जो 5% मालिक बन जाता है इसको शेयर खरीदना कहते हैं, जहां पर आपको ब्याज मिलता है इसको डिबेंचर खरीदना कहते हैं। डिबेंचर वाले का रिस्क कम है, ध्यान से समझना, डिबेंचर वाले का रिस्क कम है क्योंकि उसे पता है लॉस हो या प्रॉफिट तो हमें तो 1,20,000 मिलना है, जबकि शेयर वाले का रिस्क बड़ा है क्योंकि अगर यहाँ पर लॉस हो गया तो आपको भी लॉस उठाना पड़ेगा, लेकिन अगर फायदा हो गया तो फायदा भी बड़ा मिलेगा। यहाँ पर कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसको 5% बढ़कर मिलेगा, लेकिन इसको बढ़कर नहीं मिलेगा, इसका तो फिक्स मिलेगा। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है शेयर बाजार में, और शेयर के अलग अलग तरीके होते हैं, टाइप्स होते हैं, सारे बताऊंगा मैं आपको। कुछ कहानी समझ में आई हो तो यस कहना कि सर अभी हमें ये पता चला अगर कोई डिबेंचर खरीदेगा तो उसको ब्याज मिलेगा जो हर कंडीशन में एक जैसा होगा, जो कोई शेयर खरीदेगा उसको मालिकाना हक मिलेगा, ऑनर बनेगा, और जितने परसेंट का वो ऑनर है उतने परसेंट उसको फायदा होगा, चाहे बड़ा फायदा हो या छोटा या लॉस, कुछ भी। यस का कमेंट करो एक बार। वो सारा होगा लेकिन इतना डिटेल में नहीं कराऊंगा। शेयर और डेट रिपीट करें भाई, लेट तो नहीं आना चाहिए, अगर लेट आओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। सर आपसे इन्वेस्टमेंट कर सकते नहीं भाई, इतना नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्या करेंगे। मैंने ये बोला आपसे कि इन्वेस्टमेंट या ट्रेड में नहीं करता, अभी नहीं करता, पहले करता था। सुनिए भाई, मैंने कहा अगर आप 10 लाख रुपए कह रहे हो मैं शेयर में लगाऊंगा इक्विटी में, इक्विटी का मतलब जो परसेंटेज यहाँ लिखी है इतना परसेंट आप हिस्सेदार बन गए, और जब आप इतने परसेंट हिस्सेदार बन गए सर लॉस कंपनी को कभी भी हो सकता है, कंपनी काम करिए, काम करने इस बार पैसा नहीं मिला, नुकसान हो गया तो शेयर की वैल्यू आपकी गिरेगी, नुकसान आपका भी होगा। तो जब आप शेयर खरीदते हैं कंपनी के मालिक बन जाते हैं, और मालिक फायदा भी मालिक का, नुकसान भी मालिक का, फायदा भी मालिक का, नुकसान भी मालिक का। और जब आप ब्याज पर किसी को देते हैं तो भाई आपको पता है भाई वो कुछ भी करे आपको तो आपका ब्याज देगा ही, प्रॉफिट में है वो कंपनी, लॉस में रहे आपने अगर 10 लाख रुपए लगाया तो आपको उसका ब्याज मिलता रहेगा हर हाल में। बस ये बात समझे। अब मेरे साथ नोट करिएगा चीजों को। देखिए भाई, हमारे पास दो तरह से मार्केट बनेगी, एक इसे टॉपिक को बोलेंगे फाइनेंशियल मार्केट, नोट कर ले,
फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं इसे, यानी वित्तीय बाजार कहते हैं। वित्तीय बाजार देखो, जब हम मार्केट पढ़ते हैं फाइनेंशियली, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है, इसे मनी मार्केट कहते हैं, हिंदी में मुद्रा बाजार कहते हैं, और एक मार्केट है, इसे कैपिटल मार्केट कहते हैं, यानी हिंदी में पूंजी बाजार कहते हैं। हम सबसे पहले मार्केट को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कोई क्या प्रेफरेंस शेयर नहीं, वो अलग बात है, उसको छोड़ दो। तो एक हो गया सर मनी मार्केट और एक हो गया कैपिटल। देखो बिल्कुल दिमाग से अपनी बात सोच के, मान लीजिए आपके पास पैसे हैं 1 लाख रुपए, आप ये सोच रहे हो कि मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि वो 1 लाख रुपए आप ज्यादा समय के लिए लगाना चाहते हो या कम समय के लिए। या ज्यादा और कम का मतलब है 1 साल। आप चाहते हो कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करो 1 साल के अंदर ही आपको वापस आ जाए, या चाहते हो 1 साल से ज्यादा समय तक रुकेंगे हम, 1 साल से ज्यादा समय के लिए। देखो ध्यान से, तो हमारे पास दो मार्केट है। पहली वाली मार्केट यानी मनी मार्केट है, इसका मतलब है शॉर्ट टर्म मार्केट। शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकाल बाजार है ये, और शॉर्ट टर्म का मतलब मैंने आपको बताया 1 साल तक। यानी अगर आप ऐसे बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हो जहां पर आप पैसा लगाओ और आपको 1 साल के अंदर, याद रखना 1 साल के अंदर पैसा वापस आ जाए, जिसकी मैच्योरिटी यानी परिपक्वता समय पूरा जो है वो 1 साल में हो जाए, तो उसको मनी मार्केट कहते हैं। अलग अलग है दोनों भाई, मनी और कैपिटल। लेकिन अगर आप चाहते हो मार्केट के अंदर पैसा लगाया जाए लॉन्ग टर्म के लिए, ज्यादा समय के लिए, और आप जो पैसा इन्वेस्ट करो इस मार्केट में वो आपको 1 साल से अधिक समय के लिए हो, यानी दीर्घकाल बाजार हो, अब 1 ईयर, तो ऐसे बाजार को, 1 साल से ऊपर वाले बाजार को हम लोग कैपिटल मार्केट कहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गई। अच्छा, जो मनी मार्केट है इसको रेगुलेट करना यानी इसका संचालन नियमन करना वो आरबीआई करेगा। यानी जो शॉर्ट टर्म वाला बाजार होगा, कम समय का बाजार होगा, आरबीआई द्वारा उसका संचालन होगा, आरबीआई द्वारा उसका संचालन होगा। और जो लॉन्ग टर्म का बाजार होगा, चलिए अच्छी बात है, जो लॉन्ग टर्म का बाजार होगा उसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी, उसका जो रेगुलेशन होगा वो एक संस्था में पढ़ाऊंगा आपको आगे, सेबी के द्वारा होगा। एसईबीआई यानी सेबी द्वारा संचालन होगा। अगर आपसे पूछे मनी मार्केट का संचालन कौन करता है, मनी मार्केट को चलाने वाला आरबीआई होगा और कैपिटल मार्केट को चलाने वाला सेबी होगा। हम शेयर बाजार में सेबी करना पड़ता है ना, बस दिमाग में रखिएगा अभी। अब सवाल ये आता है एग्जाम में कि सर मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होंगे, यानी आपने ये डिसाइड कर लिया अगर कि मुझे 1 साल के लिए लगाना है, 1 साल तक, इससे ज्यादा नहीं, तो आप क्या क्या कर सकते हो भाई। जैसे मैं आपसे कहता हूं बैंक में पैसा रखना चाहते हो, तो बैंक में कोई एक ऑप्शन तो नहीं है ना भाई कि सर हमें बैंक में रखना है, तो बैंक में एक ही रास्ता नहीं, बैंक में बहुत सारे तरीके, हम कोई भी एक तरीका फॉलो करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं, आपको एक चुनना है उनमें से कोई। जैसे अगर आप चाहो तो 1 साल के अंदर ट्रेजरी बिल भी आता है, ध्यान सुनो, इसका भी टाइम 1 साल तक होता है ट्रेजरी बिल। एक होता है कैश मैनेजमेंट बिल, अभी हिंदी इंग्लिश में परेशान मत होना भाई, बिल्कुल जैसे लिखाऊं लिखते जाना, कैश मैनेजमेंट बिल होता है। एक हमारे पास कमर्शियल पेपर होता है, कमर्शियल पेपर, और एक हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। ये चार वो चीजें हैं, यानी अगर आपको इनके बारे में पढ़ाऊंगा आगे तो आप याद रखोगे सर ये चार वो चीजें हुई हमारी जिनमें किसी का भी टाइम जो होगा वो 1 साल के ऊपर नहीं होगा, ये कंफर्म है। अच्छा, अगर कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट की बात मैं करूं आपसे कि कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे, यानी उपकरण क्या होंगे, तो इसमें एक आपके पास शेयर आएगा, उस शेयर को ही जनरली इक्विटी शेयर कहते हैं। वैसे एक शेयर प्रेफरेंस भी होते हैं, लेकिन मैंने कहा ना यहां पर आप अकाउंटेंट नहीं पढ़ रहे हो ना, इसीलिए याद रखना आ जाएगा भाई सौरभ, सब हमारे पास सारा आ जाएगा, शेयर है। इसी के अंदर एक डिबेंचर के नाम से आता है, डिबेंचर है। इसी के अंदर एक आता है बॉन्ड के नाम से, आपने सुना होगा बॉन्ड में निवेश करते हैं, और इसी के अंदर एक आता है म्यूचुअल फंड के नाम से, म्यूचुअल फंड में भी निवेश किया जाता है, म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाया जाता है। ये जनरली तौर पर क्या होगा सर, कैपिटल मार्केट होगा। बात इतनी सी अभी आपने करिए था, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सेबी करेगा, आरबीआई करेगा। एक में शेयर डिवेंचर बॉन्ड म्यूचुअल फंड होंगे, और एक में ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट और कैश मैनेजमेंट बिल होंगे। बिल्कुल इत्मीनान से इसको नोट कर लीजिए, क्लास कंप्लीट होते ही प्रैक्टिस कराऊंगा, नोट करिए इसे। चलिए भाई, सेबी का मतलब अभी बताऊंगा मैं आपको, ये सबके मतलब बताऊंगा। मैंने देखो क्या कहा सुप्रिया प्रशांत, 3 क्लास लगेगी, बस आप वेट करते जाइए। नहीं मेरे भाई, नहीं भाई, नहीं पढ़ाते रोज। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगले पॉइंट पर। डन कर लिया हमने, ये डन कर लिया भाई, आपने कहीं भी पढ़ा प्लीज आप उसे छोड़िए, अभी क्लास पर आ जाइए। सर यहाँ तक की बात समझ में आ गई। सबसे पहला सवाल ये सेबी क्या होता है। देखो मैं आरबीआई के बारे में तो बताता ही हूँ, हमेशा बता चुका हूँ आरबीआई के बारे में, सेबी क्या होता है सर। देखो जैसे एक आरबीआई है, सारे बैंकिंग को चलाने वाला संगठन है, सेबी एक संगठन है, इसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो यहां पर आपको याद करना है कैपिटल इंस्ट्रूमेंट 3 स्टेप में, थर्ड 3 में क्या है सर, ये इंस्ट्रूमेंट का मतलब है इसमें डील करना, और यहां पर थर्ड है बॉन्ड, बीओएडी बॉन्ड याद रखना, और यहां थर्ड है कमर्शियल पेपर, बताऊंगा इसके बारे में। इंस्ट्रूमेंट कहते हैं जिसमें आप डील कर सकते हो, बॉन्ड कहते हैं सर। देखो सेबी एक संगठन का नाम है। पहला सवाल है सेबी की स्थापना कब हुई है, सेबी जो संगठन है हमारा शेयर बाजार का, इसकी स्थापना कब हुई है। सेबी जो है हमारा, सेबी एक्ट कब लाया गया है, इसको बनाने वाला अधिनियम, एक्ट यानी कि अधिनियम किस वर्ष में लाया गया है। सेबी जो है ये कैसी बॉडी यानी कि संस्था है, आप मुझे बताइएगा कैसी संस्था है। इसके अलावा सेबी का जो हेड ऑफिस है ये कहां पर है, सेबी का जो हेड ऑफिस है ये कहां पर है। सेबी का जो चेयरमैन है या चेयरपर्सन, क्योंकि कोई महिला है, सेबी की जो चेयरपर्सन है महिला है वो, क्योंकि वो यानी कि सेबी की जो अध्यक्ष है वो कौन है।
सेबी का जो मुख्यालय है वो कहां पर है। अब देखो ध्यान से समझना, सेबी के बारे में पूछेगा कि सर जो सेबी है वो क्या करता है। देखो पहली बात ये है, सेबी ये शेयर बाजार या पूंजी बाजार, शेयर बाजार भी कहते हैं पूंजी बाजार भी कहते हैं, शेयर बाजार या पूंजी बाजार की नियामक संस्था है। कोई बात समझना, यानी इसको रेगुलेट करने वाली बॉडी है, इसको चलाने वाली संस्था है। एक बात, इट इज रेगुलेटरी बॉडी ऑफ शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट। तो शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था है। दूसरी बात, अगर शेयर बाजार में कोई निवेश करता है उसे निवेशक कहते हैं। ये निवेशकों के यानी पैसा लगाने वालों के, निवेशकों के हितों की रक्षा करती है, ये हितों की रक्षा करता है, क्या करती है संस्था जो है, याद रखना, इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। जो भी इन्वेस्टर है उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, भाई इस बात को ध्यान देने का काम इसका ही है। तीसरी बात, ये उचित व निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देती है। भाई उचित व्यापार को बढ़ाने की जिम्मेदारी इसकी है। अभी पूरी बात समझना, इट प्रमोट टू फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस को बढ़ाना इसका काम है। यह अनुचित व अवैध व्यापार को रोकती है। इट अवॉइड द अनफेयर एंड इलीगल ट्रेड प्रैक्टिस। अनुचित व्यापार को रोकने का काम है इसका। इट या ये ब्रोकर सेवाओं को, देखो शेयर बाजार में जो लेन देन होते हैं ना वो ब्रोकरेज के माध्यम से होते हैं, यानी किसी को मीडिएटर बनाना पड़ता है। बहुत सारी कंपनियां ये काम करती हैं, ब्रोकर सेवाओं को बेहतर करने का काम करती है। इट प्रमोट टू बेटर ब्रोकर सर्विसेज। देखो यहां ब्रोकर के द्वारा माध्यम से ही शेयर बाजार में डील की जाती है। अब सवाल था इसका अध्यक्ष कौन है। देखो इसकी अध्यक्ष मैंने कहा एक महिला है, उनका नाम है माधवी पुरी बच। पुरी बच। इसका मुख्यालय कहां है, तो ये मुंबई में है। इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं, इसके अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो 10 होते हैं, 9 होते हैं चेयरमैन मिलाकर, चेयरमैन को जोड़कर 9 होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन। चेयरमैन मिलाकर 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। चेयरमैन कौन है मैंने बता दिया। इसको बनाया गया 12 अप्रैल 1988 को। इसका कानून लाया गया 1992 में। अब मुझे बताओ जिसका कोई कानून आ जाए उसे क्या कहते हैं। प्रद्युम्न बताता हूं भाई, जिसका कानून आ जाए सर, आपने बार बार ये बात बताई है, उसे स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि उसे वैधानिक संस्था कहते हैं। स्टैट्यूटरी यानी कि वैधानिक कहते हैं, जिसका कानून बन जाता है उसको वैधानिक संस्था कहा जाता है। ब्रोकर सर्विस का जैसे मान लीजिए मैं आपसे एग्जांपल कहूं, आपको शेयर बाजार में लगाना है, आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, आपको पहले डीमैट अकाउंट ओपन कराना होगा। आगे लिखूंगा मैं, डीमैट अकाउंट एक होता है शेयर बाजार के लिए। जैसे आपने टीवी पे एडवर्टाइज देखा होगा, बहुत बार आता है अप स्टॉक्स, ग्रो ऐप, इंडिया इन्फोलाइन, एडलवीज, शेयर खान, ये सारी संस्थाएं आपने सुनी होंगी, और जीरोदा ये भी एक ऐप है। और आप इसके पास जाएंगे, पहले अपना अकाउंट ओपन कराएंगे और इसके थ्रू आप शेयर बाजार में लगाएंगे ना, आप स्टॉक या ग्रो ऐप के थ्रू। तो ये जो हो गया सर, इसको ही बोला जाता है, ये जो हो गया बेसिकली इसको ही बोला जाता है क्या, कि ये एक ब्रोकर हो गए। यानी जो ब्रोकर आपको सेवाएं दे रहे हैं आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर, ये अच्छी सेवाएं मिलनी चाहिए और ये जिम्मेदारी सेबी की है। स्टैट्यूटरी हर वो बॉडी को कहा जाता है जिसको एक कानून के माध्यम से बना। एंजल वन के नाम से भी आ रहा है आजकल, बिल्कुल 30 जनवरी 1992 को बना था, बिल्कुल सही बात है आपकी सर। इनके चेयरमैन को पता होगा कोई निकल गया, तो ये ब्रोकर्स ऐप है, इनकी अच्छी सेवाएं देना की, ना कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा या नीचे, नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ ये इन्हें पता होता है कि मार्केट में किस चीज की बढ़ने की संभावना है, अगर एक्जैक्टली पता चल जाए किसी को, ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पर होता है कि बाजार चल रहा होता है, मैं इसे बढ़ा सकता हूं या मैं इसे घटा सकता हूं। मैं का मतलब इंसान, कोई भी इंसान, मतलब देखो जब हम ये कहते हैं किसी चीज को खरीदने वाले बढ़ते हैं, जिस चीज की डिमांड बढ़ती है, जिस चीज के खरीदने वाले बढ़ते हैं, अब ये चेयरमैन को तो नहीं पता कौन कौन आज खरीदेगा यहाँ पर, ये जो बढ़ते हैं खरीदने वाले, याद रखना। तो खरीदने वाले जो बढ़ने लगते हैं, किसी को इसे खरीदारी करना कहते हैं, इससे वैल्यू बढ़ जाती है। और जब किसी को बेचने लगती है कोई, यानी कंपनी को लगता है, लोगों को लगता है ये कंपनी फायदा नहीं देगी, तो उस कंपनी के शेयर छोड़ देते हैं, बेच देते हैं, और जब बिकने लगेगा तो वैल्यू गिर जाएगी। इसमें बताऊंगा आपको कि सर ये तो पता ही होता है जनरली थोड़ा सा। अच्छा मैंने ये बताया आपको कि इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, लेकिन मैंने कहा जो कानून बना था सर, कानून पहले भी बन सकता है, कानून बाद में भी बन सकता है। मैंने क्या बताया, कानून पहले भी बन सकता है, कानून बाद में भी बन सकता है। ये कानून 4 साल बाद पास हुआ था। 4 साल बाद किस तारीख को हुआ था, 4 साल बाद 30 जनवरी 1992 को हुआ था। तो मेरे भाई ये संस्था थोड़ी बनी 30 जनवरी को, संस्था 12 अप्रैल 1988 को बनी है, कानून 30 जनवरी 1992 में पास हुआ है, और कानून बन जाए तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, ये इसका अर्थ होता है। नोट कर लीजिए भाई, हर्षद मेहरा स्कैम बिल्कुल बताऊंगा मैं सर, जो स्कैम 1992 मूवी हमने वेब सीरीज भी देखी है, थोड़ा सा हिंट दूंगा वो कैसे हुआ था, लेकिन फिलहाल आप इसको नोट करिए, बिल्कुल इसे आप नोट करिए। और बिल्कुल ये सब उसके बाद में काफी सारी चीजें हुई हैं। कार्तिक बिल्कुल सही है आपकी बात, और उसके बाद कुछ बदलने की जरूरत पड़ी थी, याद रखना। ये सारे सेबी के काम हो गए, ये सारे काम कौन करता है, ये सब सेबी करता है सर। बिल्कुल नोट करते हुए चलिए, और जो मैं कहूंगा वो सुनते हुए चलिए। बिग बुल, चलिए अभी बताएंगे सारी बातें, अभी पहले आप ध्यान से समझिए। क्लियर है बात यहां तक। चलिए
चलिए भाई, अब्दुल करीम तेलगी की तरह स्टैम्प पेपर वाला। चलिए समझो। चलिए मेरे भाई आगे बढ़िए सर, थोड़ा सा और बताइए। अब ये नोट कर लिया मेरी बात बहुत ध्यान से। मैं कह रहा हूं देखो, आपको कोई मैं शेयर बाजार तो नहीं सिखा दूंगा, लेकिन सवाल सारे करा दूंगा, ये समझ लो बस। ठीक है, सारे इन्वेस्टर ब्रोकर्स होंगे, इन्वेस्टर नहीं, सारी कंपनियां ब्रोकर होंगी, इन्वेस्टर उन ब्रोकर के थ्रू पैसा लगाएंगे। वो कंपनी ब्रोकर है, ग्रो ऐप या आप स्टॉक वाले। टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस में यहां कराता हूं, साथ में मैंने कल बैंकिंग पर भी सवाल कराए थे कुछ, आज भी कराऊंगा। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा भाई, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो सर, आपने एक बात बताई, इसमें ट्रेजरी बिल होता है, जो मैं बोलूंगा सुनते जाना बस। ट्रेजरी बिल होता है, और एक मैंने बोला आपसे कि इसके अंदर एक कैश मैनेजमेंट बिल होता है, जैसे सीएमबी कहते हैं, कैश मैनेजमेंट बिल होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। इसको शॉर्ट में सीएमबी कहते हैं, और इसके शॉर्ट में टी बिल्स कहते हैं। अब ये क्या होते हैं इनको मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनो। देखो, मान लीजिए आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है, आप ये डिसाइड कर चुके हो कि मुझे शॉर्ट टर्म के लिए लगाना है, मतलब कम समय में चाहिए। आपने कहा ये पैसा देखो, तीन ऑप्शन में दे रहा हूं आपसे। एक सरकार के पास भी लगा सकते हो, प्राइवेट कंपनी के पास लगा सकते हो, या किसी बैंक के पास भी लगा सकते हो। आपसे मैं कह रहा हूं तीन ऑप्शन है। आप कम समय के लिए सरकार, प्राइवेट कंपनी और बैंक, तीन के पास लगा सकते हो। अब आपने कहा मान लीजिए सरकार के पास लगाया पहला ऑप्शन, तो क्या होगा? जब मैं सरकार को पैसे दूंगा, जब हम सरकार को पैसे देंगे, तो सरकार हमसे पैसे लेने के बाद हमें उसके बदले कागज देगी। सरकार हमसे पैसे लेने के बाद उसके बदले हमें क्या देगी? कागज देगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मैं अपने पैसे को सरकार को दूं और सरकार मुझे उसके बदले कुछ पैसा देगी, कुछ कागज देगी उस पैसे के बदले, तो उस कागज का नाम होगा ट्रेजरी बिल। यानी कि हम ट्रेजरी बिल अगर खरीदे तो किससे खरीदेंगे? भारत सरकार से खरीदेंगे। ट्रेजरी बिल जो होता है वो कौन बेचता है? भारत सरकार बेचती है। बहुत ध्यान से सुनना। और कैश मैनेजमेंट बिल जो होता है, इसको कौन बेचता है? तो याद रखना, इसको भी भारत सरकार बेचती है, इसको भी भारत सरकार बेचती है। अच्छा, अब मान लीजिए आपसे मैं कहूं कि आपने भारत सरकार से खरीदना है, तो भारत सरकार के पास आपको पैसा देना पड़ेगा। भारत सरकार बदले में आपको ये बिल्स देगी, लेकिन अब ये बिल कितने टाइम का होगा, यानी आप कितने समय के लिए पैसा लगाओगे, समय अवधि कितनी होगी? देखो, अगर भारत सरकार को पैसा दोगे तो भारत सरकार आपका पैसा, अगर ट्रेजरी बिल है तो 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। ध्यान से देख लो, यहां पर या तो 91 दिन के लिए लेगी तो 91 दिन वापस करेगी, 182 दिन यानी 182 दिन के बाद वापस करेगी, या 364 दिन उसके बाद वापस करेगी। भाई मेरा कोई पोर्टफोलियो नहीं है, मैंने शेयर बाजार बंद किया हुआ है भाई, क्योंकि शेयर बाजार करने का मतलब मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा फिर, क्योंकि शेयर बाजार इतना हैट्रिक होता है कि पढ़ाना छोड़ दूंगा फिर मैं, इसलिए मैं शेयर बाजार छोड़ दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? लेकिन अगर आप कहते हो कि सर नहीं, हम तो 91 दिन भी नहीं, हम 91 दिन से भी कम के लिए लगाएंगे, तो देखो ध्यान से समझो, अगर आप चाहते हो कि 91 दिनों से भी कम समय का हो, हम सरकार को पैसा दें और सरकार हमें बदले में कागज दे, अगर आप 91 दिनों से कम के लिए, 91 दिनों से कम, ध्यान से देखो यहां पर, 91 दिनों से कम के लिए पैसा लगाओगे, तो आपको जो मिलेगा वो क्या होगा? अभी सब समझाऊंगा, पूरी बात समझो। तो ट्रेजरी शॉर्ट टर्म मार्केट हुआ फिर तो बिल्कुल, ये शॉर्ट टर्म नहीं लिखा ना आपने सर, यहां तक बात समझ में आ गई, 91 दिन की बात है। अच्छा, अब आप पूछोगे सर ये पैसे कितने का होगा? डिनोमिनेशन यानी कीमत कितनी होगी? इसकी जो डिनोमिनेशन होगी यानी इसकी जो कीमत होगी, मूल्य होगा, इसका जो मूल्य होगा वो होगा 25,000 रुपए और उसके मल्टीपल में, 25,000 रुपए एंड मल्टीपल। मतलब क्या हुआ? यानी कि जो कीमत ट्रेजरी बिल की होगी, सरकार जो बेचेगी, इसकी सबसे कम कीमत होगी 25,000 रुपए, 25,000 के बाद होगी 50,000, उसके बाद होगी 75,000, 1 लाख, यानी जो भी कीमत होगी 25,000 का पहाड़ा पड़ना पड़ेगा, ये समझ लो, टेबल पड़नी पड़ेगी। यानी अगर मैं पूछूं कि ट्रेजरी बिल 40,000 का हो सकता है, आप कहोगे नहीं, या तो 25 का या 50 का या 75 का, 70,000 का हो सकता है, नहीं 1 लाख का हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, 1 लाख का हो सकता है, 70,000 का नहीं हो सकता। यानी आपसे ये पूछेगा कितनी होगी, आपसे पूछेगा मिनिमम कीमत कितनी होगी, सबसे कम कीमत 25,000 रुपए। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कैश मैनेजमेंट बिल की कीमत कितनी होगी, तो इसकी डिनोमिनेशन यानी मूल्य कितना होगा, तो ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये कितना भी हो सकता है, यानी इसकी कीमत फिक्स नहीं की गई, समय पर की जाती है, बेचा जाता है। अब आपके मन में एक ही सवाल होगा, ठीक है सर हमने 25,000 रुपए सरकार को दे दिए, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, हमने 25,000 रुपए सरकार को दे दिए, अब सरकार हमें 364 दिन के बाद वापस करेगी, ये आपने मान लिया 364 दिन का, तो सरकार कितना ब्याज देगी 364 दिन का? हम 25,000 अगर लगाए तो सरकार हमें कितना ब्याज देगी? ये तो सबसे बड़ी बात है ना, ध्यान से सुनना, यहां पर कोई ब्याज नहीं मिलता, कोई ब्याज नहीं मिलता। मैं आपसे कहता हूं, जैसे मान लो मैं एक बात ये कहूं आपसे कि एक बिल है 25,000 रुपए का, एक बिल है 25,000 रुपए का, आज आप 25,000 देकर एक साल बाद 26,000 ले लो, बताओ कितना फायदा हुआ? एक बिल 25,000 रुपए का है, इसे आज 25,000 दो, एक साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाए कोई बात नहीं है, पार्टी बदलेगी, सरकार चेंज नहीं होती है, सरकार की पॉलिटिकल पार्टी बदल जाती है, सरकार के कानून काम चलते रहते हैं, वो भी नहीं रुकते हैं, याद रखना। तो आपने कहा सर ये तो सरकारी है ना, कोई बात नहीं है मेरे भाई अनुज, प्लीज मेरे भाई प्लीज, मैं कह रहा हूं जब बात ट्रेजरी बिल की चल रही है, आप डिवेंचर मत पूछिए, डिवेंचर का वक्त आएगा मैं डिवेंचर भी पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, लेकिन अभी जो चल रहा है उसको पढ़िए। तो आपने कहा सर 25,000 रुपए का है, 26,000 रुपए मिलेंगे अगर, तो हमें एक साल बाद 1,000 का फायदा होगा, ये मतलब तो ध्यान से मैं आपसे कह दूं कि चलो 1,000 रुपए का फायदा होगा, ठीक है, लेकिन एक बिल 25,000 रुपए का है, आज आप उसे 24,000 में खरीद लो, आज आप उसे 24,000 में खरीद लो, और एक साल बाद 25 मिलेंगे, तो बताओ कितना फायदा हुआ? भाई एक 25,000 का है, बाद में 26 मिलेंगे, तो आपने कहा सर 1,000 का ब्याज मिला। मैं कहता हूं आज 25,000 की कीमत है, आज 24 में खरीद लो, 25 वाला 24 में ले लो, बाद में 25 मिलेंगे, तो भी आप कहोगे सर फायदा 1,000 का हुआ। लेकिन देखो इस 1,000 को मैं बोलूंगा डिस्काउंट, क्यों सर? देखो क्योंकि इसकी कीमत है, जब कोई चीज कीमत पर बेची जाए और बाद में ज्यादा मिले, जो कीमत है इससे ज्यादा मिले तो उसे ब्याज कहते हैं, और कीमत से कम मिले उसे डिस्काउंट कहते हैं। अब मैं आपसे ये कहता हूं जहां ब्याज नहीं मिलेगा वहां क्या मिलेगा? सोचिए बताइए, जहां जहां ब्याज नहीं मिलेगा वहां क्या मिलेगा? आप कहोगे सर डिस्काउंट मिलेगा, बात खत्म है। जहां ब्याज नहीं मिलेगा वहां डिस्काउंट मिलेगा, यानी मैंने कहा सरकार ट्रेजरी बिल जारी करती है, इस पर डिस्काउंट नहीं देती, तो आपसे पूछे बताओ इशू एट जारी मूल्य क्या होगा? मैच्योर एट, जब समय पूरा होगा तब क्या मिलेगा? परिपक्व मूल्य क्या होगा? यही बात मैं यहां भी पूछूंगा, यहां जो भी कीमत होगी उस पर जारी मूल्य क्या होगा और उसका मैच्योर एट यानी परिपक्व मूल्य क्या होगा? तब आप कहोगे सर इसमें आपने दोनों जगह पर कहा कि ब्याज नहीं मिलेगा, बस ये बात ध्यान रखनी है सर, अगर ब्याज नहीं मिलेगा तो ये मूल्य होगा डिस्काउंट वैल्यू, यानी इसको जारी किया जाएगा डिस्काउंट पर और बाद में पूरी वैल्यू मिलेगी। मैं दोबारा समझाता हूं, डिस्काउंट और ब्याज वाला प्रॉफिट नहीं है, इंटरेस्ट या डिस्काउंट है, तो यहां पर याद रखना पूरी वैल्यू को बोलते हैं पार या फेस वैल्यू, पूरी वैल्यू मिलेगी। यहां पर भी ध्यान से सुनना सर, जब बेचा जाएगा तो डिस्काउंट वैल्यू होगी और जब बाद में होगा तो उसे कहेंगे पार या फेस वैल्यू। मैंने ये कहा
अभी दोबारा समझाता हूं, कोई बात नहीं, दोबारा समझो सुनो भाई। मैंने कहा एक चीज की कीमत है 25,000, एक चीज, कोई चीज की कीमत, ओरिजिनल कीमत 25,000। अब 25,000 की जगह मिले आपको 27,000, 28,000, 30,000। आप 25,000 ओरिजिनल कीमत दो और बाद में 30, 35, 50 कुछ भी मिले, सर 25 की कीमत है, उसके ऊपर जो मिलेगा वो ब्याज बनता है। टेक्निकल भाषा में उसको ब्याज कहते हैं, ये हो सकता है। अब आपसे ब्याज नहीं मिलेगा, आपको मैं 25 लगाऊंगा 25 ही मिलेगा, तो क्या फायदा मेरा लगाने का? तब क्या होगा, आपसे कहा जाएगा ये 25 का बिल है, आज आप 22 में, 23 में, 24 में ले लो, बाद में 25 मिल जाएंगे। आज 22, 23, 24 में ले लो, बाद में पूरे 25 मिल जाएंगे। ये 25 जो कीमत है उसको पार या फेस वैल्यू कहते हैं, जो ओरिजिनल कीमत है। ओरिजिनल कीमत के ऊपर जो मिले उसे ब्याज कहते हैं, ओरिजिनल कीमत से नीचे जो कुछ मिले उसे डिस्काउंट कहते हैं। सर यहां अगर ब्याज नहीं मिल रहा है तो हम ये कहेंगे हमें फायदा तो दोनों केस में 1,000 का हो रहा है इस ऑप्शन में, लेकिन हमें ये पता है जब इसे 24 मिले वो डिस्काउंट वैल्यू हो गई, जब 25,000 वापस मिलेंगे वो मैच्योरिटी पर मिलेंगे, यानी वो हमारी फेस वैल्यू। और इसमें लॉस होगा कि नहीं आप मुझे बताओ प्रवीण, इसमें लॉस की संभावना है क्या? सर हमें पहले से ये बात पता है मुझे कि मैंने 22 में लिया, 23 में लिया, मुझे 25 मिले हैं, मैंने 24 में लिया, मुझे 25 मिले हैं, या मैं 50,000 की कीमत रखी और मैंने 45 में लिया तो मुझे 50,000, तो लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि पहले जब आप नीलामी होगी, इसकी बिक्री होगी तो पता होगा हमें कितने में खरीदना और कितने बाद में मिलेंगे। लॉस की गुंजाइश ही नहीं, और अगर लॉस से आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो यहाँ लॉस की संभावना बिल्कुल भी नहीं है सर, डिस्काउंट पर होगा। बस अभी ध्यान से समझिएगा, तो ये बात याद रखनी है सर यहाँ पर कि यहां पर डिस्काउंट जो होगा याद रखना, ऑक्शन होता है और बिल्कुल इसका ऑक्शन होता है और आरबीआई करता है। ऑक्शन जो है वो नीलामी जो है वो आरबीआई करता है, क्योंकि आरबीआई सरकार का एजेंट है। ठीक है, अब अगली बात समझना, बस दो, एक पेज और, एक लास्ट पेज, एक लास्ट पॉइंट और, बहुत ध्यान से। सर आपने बताया कमर्शियल पेपर, इसे सीपी कहा जाता है, सीपी। और एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसे सीडी कहा जाता है। साथ में नोट कर लीजिए बिल्कुल आराम से, सीडी। देखो, अगर कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सवाल वही पूछेगा कि इसे इशू कौन करेगा, इसको जारी कौन करेगा, तो जारी कौन करेगा, इसके अंदर ड्यूरेशन यानी समय कितना होगा, इसके अंदर डिनोमिनेशन यानी कीमत कितनी होगी, मूल्य कितना होगा, ये कौन सी वैल्यू पर बेचा जाएगा, और इसको मैच्योर एट यानी किस वैल्यू पे मैच्योर किया जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, अगर आपके पास पैसा है और आप चाहते हैं कि आप अपने पैसे को सरकार को नहीं लगाएंगे, किसी बैंक या किसी इंस्टीट्यूट में लगाएंगे, किसी बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, जो मैंने बताया ना कोई भी मुथूट वगैरह इंस्टीट्यूशन ही तो है सर, ये बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लगाएंगे, कोई वित्तीय संस्था में लगाएंगे। यहां पर आपका समय 7 दिन से लेकर 1 साल तक हो सकता है। यहां पर जो कीमत होगी वो 1 लाख रुपए उसके गुणा में होगी। आप सरकार के पास नहीं लगाते तो आप बैंक में भी लगा सकते हो, देखो बैंक में जो जमा होता है वो अलग चीज है, ये अलग बात है। और आपको पता है सर ब्याज जहां नहीं मिलता, मैंने कहा यहां ब्याज नहीं मिलेगा, जहां ब्याज नहीं मिलेगा वहां क्या मिलेगा, जहां ब्याज नहीं मिलेगा वहां क्या मिलेगा, तो आप कहोगे सर ये डिस्काउंट वैल्यू पर होगा। और बाद में जब समय पूरा हो जाएगा उसको पार या फेस वैल्यू कहते हैं, हिंदी में उसको अंकित मूल्य भी कहते हैं। तो यहां पर आप इसे याद रख सकते हो सर, ये फेस वैल्यू पर होगा। ध्यान से सुनना भाई। इसी तरह से अभी मेरी बात समझना, अभी मैं नोट कराता हूं सर। अगर हम बात करें सर यहां पर इशू कौन सी वैल्यू पर होगा, कमर्शियल पेपर को इशूड कौन करेगा, कमर्शियल पेपर का समय कितना होगा, जो कमर्शियल पेपर है इसकी डिनोमिनेशन क्या होगी, जो कमर्शियल पेपर है ये इशू किस पर होगा, ये मैच्योर किस पर होगा। बस आज के लिए इतना ही है। देखो भाई, अगर आप चाहते हो ना सरकार ना किसी बैंक में, अगर आप किसी कंपनी यानी कॉर्पोरेट के पास, कॉर्पोरेट कहते हैं कंपनी को, अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के पास करते हो यानी किसी बड़ी कंपनी के पास करते हो तो यहां पर होगा। यहां समय 15 दिन से लेकर 1 साल तक होगा। आपको पता है 1 साल के ऊपर तो हो ही नहीं सकता, 15 दिन से लेकर 1 साल तक होगा। यहां पर कीमत 5 लाख रुपए और उसके गुणा में होगी, 5 लाख उसके गुणा में होगी। यहां पर भी ब्याज नहीं मिलेगा, तो 5 लाख वाला बिल आपको डिस्काउंट पर मिलेगा, 4 4.5 लाख का मिलेगा, बाद में 5 लाख आ जाएंगे। इसे पार या फेस वैल्यू कहते हैं। एक लाइन बात सुनना ध्यान से, अगर इन दोनों में मैं बात करूं, सर ऑक्शन हुआ था ट्रेजरी बिल का 27 मार्च को, चलिए अच्छी बात है अगर आपने देखा है तो सर एक दिन में विदिन 1 डे इशू हो जाता है, एक दिन में नीलामी होती है, उसके बाद T+1 अगले दिन में पूरा हो जाता है, फाइनल हो जाता है। अब सवाल इसमें एक ही आएगा, लास्ट सुन लो सर, इसमें एक को कहा जाता है सिक्योर और एक को कहा जाता है अनसिक्योर। देखो याद रखना, जब सरकार कोई बिल इशू करती है तो याद रखना उसे कहा जाता है इट इज कॉल्ड सिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। ट्रेजरी बिल जो होता है इसे सिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, क्योंकि सरकार वाला जो होता है सर ये सिक्योर सुरक्षित होता है, क्योंकि सरकार वाला डूबता नहीं है, इसे सुरक्षित प्रॉमिसरी नोट मानते हैं। ये सुरक्षित क्यों है, सरकार कर रही है, इसे सिक्योर्ड प्रॉमिसरी, सुरक्षित प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। और जो प्राइवेट कंपनी करती है इसे अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, इसे अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। क्योंकि प्राइवेट वाले में देखो आपको प्रॉफिट यानी आपको ब्याज डिस्काउंट ज्यादा मिल जाता है, लेकिन याद रखिएगा प्राइवेट वालों में अगर कंपनी डूब गई तो मुश्किल हो जाता है पैसा निकालना, कंपनी डूब गई तब, वरना तो नहीं, इसे असुरक्षित। तो अगर पूछे सुरक्षित किसे कहते हैं और असुरक्षित किसे कहते हैं, सुरक्षित किसे कहते हैं, असुरक्षित किसे कहते हैं। आई शुड बाय कंपनी मोर देन, जो उसका कैपिटल है, टर्नओवर है 4 करोड़ के ऊपर हो, पर वो बहुत लंबी कहानियां हैं। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बैंक भी पढ़ाता हूं, मैं एसएससी भी पढ़ाता हूं, रेलवे भी पढ़ा देता हूं, मैं आपको यूपीएससी भी पढ़ा देता हूं, टीजीटी पीजीटी भी पढ़ाता हूं। और मैं ये बात पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि हर जगह एक बात नहीं पढ़ाई जा सकती, हर जगह एक बात अगर पढ़ाने लगे तो आप सोच लीजिए क्या होगा, बहुत लेंदी हो जाएगा और वो आएगा नहीं। तो आपका जो लेवल है वन डे एग्जाम का जो लेवल मैं बात कर रहा हूं, फिर कोई भी एग्जाम वन डे का दे रहे हो अगर आप, तो इस कंटेंट से हो जाएगा, इस कंटेंट से हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे आगे पीछे करोगे तो मुश्किल आपकी हो जाएगी। तब मेरी बात, सीडी भी सिक्योर है पर उसको कहा नहीं जाता। सीडी को सिक्योर क्यों नहीं मानते, क्योंकि प्रॉपर्ली गवर्नमेंट नहीं है सर। बैंक तो प्राइवेट भी हो सकता है, बैंक सरकारी भी है, तो सीडी सिक्योर अनसिक्योर दोनों हो सकता है, सरकारी बैंक है प्राइवेट, उस पर डिपेंड करेगा, इसीलिए उसको कुछ कहा नहीं गया। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद पीछे वाला नोट कर लीजिए, और अगले 4 से 5 मिनट मुझे दीजिए, बस अगले 4-5 मिनट दीजिए मुझे
मैं आप लोगों के क्वेश्चन निकाल लेता हूं, मुझे 4-5 मिनट दीजिए और फिर आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। हाँ जी। तो कैश मैनेजमेंट भी सिक्योर होगा, लेकिन कहा नहीं जाता। कल वाला देना नेक्स्ट क्लास भी सर क्वेश्चन, कल नहीं भाई 2 मिनट दीजिए बस, ज्यादा नहीं। मैं आपसे जितना पढ़ाया सिर्फ उतना कराऊंगा, जितना पढ़ाया उतना कराऊंगा, ज्यादा कराऊंगा ही नहीं आपको मैं। मेरी बात को सुनिएगा भाई, जरूरी है कि आपने जो कुछ पढ़ा है आपको कम से कम ये पता तो हो। क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से क्या क्या जो वित्तीय लिखित फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं, इनमें से क्या क्या है जो फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं। चलिए भाई विवेक बात समझिएगा। तो आप क्या कहोगे सर? देखो बॉन्ड आते हैं, शेयर आते हैं, दोनों आते हैं। फिक्स डिपॉजिट जो है वो शेयर बाजार में नहीं आता, मार्केट में नहीं आता। फिक्स डिपॉजिट मार्केट में नहीं आता मेरे भाई, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट तो बैंक में आता है सर, मार्केट में नहीं आता। ठीक है। ट्रेजरी बिल आरबीआई की साइट पर नीलामी होती है, वहां से कर सकते हैं भाई, आरबीआई की साइट पर नीलामी से कर सकते हैं। भारत में पूंजी बाजार की नियामक निकाय कौन सा है? पूंजी बाजार के लिए नियामक निकाय यानी कि कैपिटल मार्केट के लिए रेगुलेटरी बॉडी कौन सी होगी? देखो कैपिटल मार्केट के लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है वो सेबी होगी सर, इस तरह से ऑप्शन आएंगे। कैपिटल मार्केट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इसकी रेगुलेटरी बॉडी सेबी होगी। इसमें से क्या क्या मनी मार्केट में आता है? इसमें से क्या क्या है जो मनी मार्केट में आता है भाई? इससे पहले वाले में 3 ऑप्शन थे, शेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुआ, बॉन्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब फाइनेंशियल मार्केट में होता है, फिक्स डिपॉजिट एफडी बैंक में होता है मार्केट में होता है, बस ये बता था। तो फिक्स डिपॉजिट बैंक में होता है, मार्केट में नहीं होता, ये सवाल था उसमें। कमर्शियल पेपर मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म में होता है, ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म में होता है, कैश मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म में होता है, म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में नहीं होता, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में होता है, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में होता है। ध्यान से देख लो भाई, जो बताया है मैंने आपको, आपकी कॉपी में भी लिखा हुआ है सर 1 2 3 सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग था, उसमें सिक्योरिटी नहीं था मेरे दोस्त, उसमें सवाल ये था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, बस ये याद कर। तो 1 नंबर है, 3 नंबर और 4 नंबर जो यहां है वो मनी मार्केट में होगा। देख लो ध्यान से, ऐसा सवाल पूछेगा एग्जाम में। 1 वर्ष या इससे कम समय वाली परिपक्वता वो कौन सा बाजार है जहां पर मेच्योरिटी 1 साल तक हो जाती है? कौन से बाजार में मेच्योरिटी 1 वर्ष तक हो जाती है? कौन से बाजार में जो मेच्योरिटी है वो 1 साल तक हो जाती है? 1 साल तक मनी मार्केट में हो जाती है, 1 साल तक। सेबी क्या करता है? सेबी का काम क्या है? सेबी का काम क्या है? सेबी जो है हमारा, वो निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, उनका ध्यान रखता है सेबी, इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करता है। ट्रेजरी बिल कितने समय के लिए जारी किए जाते हैं? ट्रेजरी बिल का टाइम कितना होता है? ट्रेजरी बिल का समय कितना होता है? ठीक है। तो ट्रेजरी 14 दिन का नहीं होता, 184 दिन का नहीं होता, 365 का भी नहीं होता, कोई सा नहीं होता सर, कोई सा भी नहीं होता, सारे गलत है। सेबी क्या नहीं करता? सेबी क्या करने के लिए जिम्मेदार नहीं है? सेबी फेयर प्रैक्टिस को बढ़ाता है, जी हाँ। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन करता है, जी हाँ। ब्रोकर सेवाएं अच्छी करता है, सर्विस ऑफ ब्रोकर को अच्छा करता है, जी हाँ। शेयर धारक की आय बढ़ाता है, नहीं सर। देखो शेयर धारक की आय सेबी नहीं बढ़ाता, क्योंकि अगर शेयर धारक की आय सेबी बढ़ाने लगे तो सर कोई लॉस में नहीं जाए। हर इंसान खुद डिसाइड करे वो कहां निवेश करना है। सेबी अच्छा व्यापार करवाएगा, तरीके उचित करवाएगा, लेकिन कौन करेगा ये अपने ऊपर है। सर्विस अच्छी तो करेगा, बैंक प्रमोट करेगा, लेकिन शेयर धारक की आय को सुधारेगा नहीं सर, फिर तो कोई नुकसान होता ही नहीं। अगर सेबी सबकी आय सुधारने लग जाता तो ये गलत है, जो गलत है वो पूछा है क्या नहीं होगा, सी ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, सी ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। टी बिल्स का अधिकतम समय कितना होता है? टी बिल्स का अधिकतम समय, अधिकतम मतलब 364, 364 मतलब 52 सप्ताह, 364 का मतलब है 52 सप्ताह। चलिए भाई, अरे चलो भाई, आखिरी सवाल। किसे असुरक्षित प्रॉमिसरी नोट कहते हैं? असुरक्षित प्रॉमिसरी नोट, असुरक्षित कमर्शियल पेपर को असुरक्षित कहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, जितना बताया कम से कम उतनी तो आ गई होगी। सवाल कैसा आएगा ये समझ में आ गया होगा। विश्वास जरूरी है करना, और जो पढ़ाया जाए उस पर फोकस करिए। अगर आप इधर उधर का फोकस करेंगे तो कहानी छूट जाएगी आपकी। इसे कर कर आइएगा, अगली क्लास में मिलेंगे, तब आगे की बात है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।